सातो सुजुकी जापान में रहने वाला एक गेम डेवलपर है जो सोते ही सोते भगवान को प्यारा हो जाता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो बिल्कुल उसके बनाए गेम जैसी थी। वहाँ वो कई सारे मॉन्स्टर के झुंड से भिड़ता है और बेहद शक्तिशाली हो जाता है। यही नहीं, वो कई लड़कियों को भी बंधन से बजाता है, जिसके बाद वो वहीं रहने का फैसला कर लेता है ताकि वो उनकी देखभाल कर सके और उनके साथ एक परिवार की तरह रह सके। कई दिनों तक ओवर टाइम करने की वजह से एक दिन सातो अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में ही सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो खुद को एक अलग दुनिया में पाता है। अब क्योंकि वो दुनिया बिल्कुल एक फैंटेसी गेम की तरह दिख रही थी और ना तो जागते वक्त उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है जिसमें वो अपनी असल उम्र से छोटा है। वो मैप के साथ गेम के कई अलग अलग फीचर्स को भी इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसे पता चलता है कि वो किसी वैली ऑफ ड्रैगन्स में है और उसकी तरफ बहुत तेजी से कुछ आ रहा है। वो नए प्लेयर्स को मिलने वाले बोनस का इस्तेमाल करके पूरे एरिया की जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कुछ छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों का काफिला जो लगभग 50 लेवल के हैं उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 का प्लेयर होने की वजह से उसे लगता है कि वो उन्हें नहीं हरा पाएगा, लेकिन तभी वो उसे देख लेते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं। पहला तीर उसके चेहरे को हल्का सा चीर देता है और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि अब से उसे दर्द और डर दोनों महसूस नहीं होंगे। लेकिन तीर लगने से हुए दर्द से सातो को समझ आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं है। वो अपनी तरफ आ रहे ढेर सारे तीरों को देखकर हड़बड़ा जाता है और बचने की कोशिश करता है। उसके पास एक और बोनस होता है जो कि एक बहुत खतरनाक स्किल है जिसे मीटियोर शावर कहते हैं। वो जल्दीबाजी में उसे बार बार दबाने लगता है और तीनों फ्री में मिले मौकों को बर्बाद कर देता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करता। उसे लगने लगता है कि गेम में गड़बड़ी होने की वजह से अब वो मारा जाएगा। असल में उस स्किल को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है और कुछ ही देर में एक्टिवेट होने के बाद तीनों मीटियोर शावर एक साथ गिरते हैं और सभी छिपकलियों का सूप बना देते हैं। सातो का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और हारे हुए मॉन्स्टर से उसे सैकड़ों रेयर आइटम भी मिल जाते हैं। यही नहीं, उसके मीटियोर शावर के हमले से वैली का ड्रैगन गॉड भी मारा जाता है, जिसके बाद उसे गॉड किलर और कॉन्करर ऑफ द वैली का खिताब दे दिया जाता है। धमाके से उड़ी धूल और धुंध को छटने में थोड़ा समय लगता है और जब सातो उठता है तो देखता है कि छिपकलियों का कप्तान अभी जिंदा है। यहाँ तक कि वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, फिर भी वो सातो को तलवार देते हुए उससे मुकाबला करने को कहता है। सातो को लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो तलवार उठा लेता है। वो पहले के कुछ मूव्स में थोड़ा डगमगाता है, लेकिन जल्दी वो उनसे बचना सीख जाता है और आखिर में छिपकली को तलवार फेंक कर मार देता है। उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है, लेकिन वो अपने घर वापस जाना चाहता था, इसलिए वो गेम से बाहर जाने के बटन को ढूंढने लगता है, लेकिन सेटिंग्स और कस्टमर सपोर्ट वाले दोनों ही बटन क्लिक नहीं हो रहे थे। उसकी चोटें अपने आप ठीक हो जाती है और वो देखता है कि उसकी लेवल 310 हो गई है और उसके सभी स्टैट्स मैक्स लेवल के हो गए हैं। फिलहाल मीटियोर शावर और मैप की छानबीन की ही इसकी लेवल थी और वो बिना दोबारा चेक किए उन्हें ऑन कर देता है। वो मीटियोर शावर को मैक्स लेवल का कर देता है और खुद से काफ़ी दूर उसे टच करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पिछले वाले से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और पूरी ड्रैगन वैली को तबाह कर देता है। जैसे उसके नीचे की ज़मीन टूटने लगती है, वो इतनी तेजी से भागता है जैसे कि उसके पापा ने उसे पॉन देखते हुए पकड़ लिया हो। वो वैली के बैरियर को पार करके बाहर कूद जाता है। वो तो उससे निकल जाता है, लेकिन और कुछ भी उससे बाहर नहीं आ पाता। वो फैसला करता है कि इस स्किल का इस्तेमाल करना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो उसे ऑफ रखेगा ताकि वो धोखे से पूरे शहर का सफाया न कर दे। इतना दौड़ने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है और उसे छिपकलियों से मिले सामान में से एक कभी ना खत्म होने वाली पानी की झोली भी मिलती है। उसे यह भी पता चलता है कि वो आसपास के किंगडम्स में सबसे बड़ा करोड़पति बन गया है और यहाँ तक कि उसके पास पवित्र तलवार और जादुई बंदूक जैसे सामान भी मौजूद हैं। वो एक रोब और जूते पहन लेता है और आग के किनारे बैठकर अपनी स्किल्स को चेक करता है। जितनी उसने सोची थी वो उसकी आधी भी नहीं थी और बाकी की स्किल्स उसे खुद से खोलनी पड़ती हैं। सातो अपने मतलब की स्किल्स खोलता है और उन्हें लेवल अप करके सो जाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि उसे काम करने से और स्किल्स मिलेंगी, ना कि अपनी लेवल बढ़ाने से। अगली सुबह सातो इधर उधर टहलता है और नज़ारों के मजे लेता है, जिसके बाद वो सोल्जर स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम की जगह पर चला जाता है, जो कि एक शहर के पास का एक किला है। सातो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है और नक्शे को चेक करके पाता है कि एक 30 लेवल का वेवरेन उड़ते हुए शहर की तरफ जा रहा है। उसके बाद वो वेवरेन को पत्थर फेंक कर मारता है और उसकी ताकत से डरकर वेवरेन शहर की ओर उड़ जाता है। सातो उसका पीछा करता है और सोल्जर्स की एक बटालियन तक पहुंच जाता है, जो कि वेवरेन को हराने की कोशिश कर रहे थे। अपने शार्प सेंसेस की मदद से वो उन्हें देख और सुन तो पा रहा था, लेकिन उनकी लैंग्वेज सातो को समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग स्किल को मैक्स कर लेता है और उसे पता चलता है कि वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। सोल्जर्स वेवरेन को भाले से डराते हैं और फिर तीरों से उसका ध्यान भटकाते हैं, जिसके बाद जादूगर विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसे ज़मीन पर आने पर मजबूर कर देता है। एक जादूगर वेवरेन पर बिजली गिरा देता है, जिससे वो हारता तो नहीं है, उल्टा और बौखला जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में एक जादूगरनी जीना खड़ी होती है। वो बवंडर बनाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उल्टा उसी की तरफ आ जाता है और उसे उड़ा देता है। जादूगर अपने जादू का इस्तेमाल करके उसकी गिरने की स्पीड को धीमा कर देते हैं और किस्मत से सातो भी वहीं खड़ा होता है। सातो छलांग लगाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद उसे लाइफ सेवर का टाइटल भी मिल जाता है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए सातो को धन्यवाद बोलती है और बताती है कि वो 17 साल की है और हवाई जादू का इस्तेमाल करने वाली जादूगरनी है और फिलहाल उसके पास कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। सातो सोचता है कि अगर वो हाई स्कूल का लड़का होता तो ये सुनते ही उसके प्यार में लट्टू हो जाता। जीना के दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं और शुरुआत में वो सातो को दुश्मन समझते हैं, लेकिन सातो झूठ बोलने की स्किल को अनलॉक करके उसे मैक्स कर लेता है और बहाने बनाने लगता है कि वो एक व्यापारी है जिसके घोड़े मीटियोर शावर से डर कर भाग गए और उसी के साथ उसका सारा सामान और कागजात भी गुम हो गए। लड़कियां उसकी बातों पर विश्वास कर लेती हैं और उसे अपने शहर ले जाकर मर्चेंट गिल्ड में उसका नाम दर्ज करवा देती हैं। वहाँ सातो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके रजिस्ट्री मशीन से अपने सारे स्टैट्स छिपा लेता है। वहाँ काम कर रहे आदमी से उसे पता चलता है कि उस शहर में 15 साल के होने को एडल्ट माना जाता है और इसलिए लेवल 1 का होना बहुत शर्मिंदगी की बात है। सातो को अपने कागजात और शहर में रहने के लिए वीज़ा मिल जाता है और उसके बाद वो रुकने के लिए एक इन ढूंढने लगता है। रास्ते में एक लड़की मार्था उसका हाथ पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती उसे अपने इन ले जाती है।
वो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन देखने में अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी। सातो इनमें घुसता है और उसकी मम्मी को देखते ही उसे पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है। वो एक कमरे को 10 दिन के लिए बुक कर लेता है और खाना खाते वक्त उसे पता चलता है कि उस दुनिया में एक डीमन लॉर्ड यानी प्रेतों का राजा रहता था, जिसे कई सालों पहले एक हीरो ने हरा दिया था। खाना खाने के बाद मार्था उसे शॉपिंग के लिए बाहर ले जाती है और वहाँ सातो को 2 स्लेव डेमी ह्यूमन लड़कियाँ मिलती हैं जिनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। वो बीच में आकर उन्हें बचा लेता है, जिससे लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। मार्था उसे बताती है कि कैसे शहर के 20% लोग खाली कैदी हैं और खासकर डेमी ह्यूमन से ज़्यादातर लोग नफरत करते हैं। रात में सातो इनसे बाहर आ जाता है और एक ऊंची जगह पर बैठकर शहर के सुंदर नज़ारे और उसके पीछे की घाटियों को देखता है और ये फैसला करता है कि घर जाने का रास्ता ढूंढने से पहले वो उन सभी सुंदर जगहों में घूमेगा। अगली सुबह जीना छुट्टी लेकर सातो का अच्छे से शुक्रिया अदा करने के लिए उसे शहर घुमाने ले जाती है। वो मार्केट जाते हैं और सभी तरह का खाना खाते हैं, जिसके बाद सातो जीना के साथ टहलता है और उसे जादुई मंत्रों के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि कुछ अजीब सी आवाज़ें होती हैं जिन्हें याद करना और उनमें महारत हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो उसे एक चर्च ले जाती है और हीरो और डीमन लॉर्ड की लड़ाई की पेंटिंग दिखाती है और बताती है कि पवित्र तलवार हीरो के हाथ में आते ही खुद ब खुद नीले रंग से चमकने लगती है। सातो सोचता है कि इतना महान टाइटल होने के बावजूद वो हीरो पवित्र तलवार के बिना किसी काम का नहीं है। वो गाड़ी में बैठकर हीरो और डीमन लॉर्ड के बारे में बातें करते हैं कि तभी उन्हें आगे भीड़ दिखाई देती है, जिसमें लोग काफ़ी गुस्से में होते हैं और उन लड़कियों पर पत्थर फेंक रहे होते हैं जिन्हें सातो ने पहले बचाया था। वहाँ के चर्च का एक पुजारी उन पर डीमन से जुड़े होने का इल्ज़ाम लगा रहा था और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए भीड़ में पवित्र पत्थर भी बेच रहा था। जीना से यह सहा नहीं गया और वो उन्हें बचाने चली गई। इस बीच सातो हालातों को समझता है और तीनों लड़कियों के मास्टर को ढूंढता है। वो उसे मिल जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक डाकू है और उसकी ही गैंग भीड़ को भड़का रही है और पुजारी के साथ मिलकर पैसे कमाने के लिए नकली पवित्र पत्थर बेचने का काम कर रही है। जीना लड़कियों को अपने हवाई कवच से बचाती है, तो वहीं सातो डाकू को चुपके से धर दबोचता है और भीड़ के सामने लाकर पटक देता है और सभी के सामने उसकी स्कीमों का खुलासा कर देता है। लेकिन जितना सातो ने सोचा था उसके अंदर उससे भी बड़ा शैतान छुपा होता है और वो निकल कर पुजारी को मार देता है। सातो लड़कियों को छुड़ा लेता है कि तभी वो एक आंख वाले डीमन को देखता है जो कि पूरे शहर में आतंक फैलाना चाहता था ताकि उसका मास्टर उसे पसंद करने लगे और वहीं आकर बस जाए। जीना बैकअप के लिए कुछ सैनिकों को लेकर आती है, लेकिन शैतान अपने जादू का इस्तेमाल करके उनके नीचे एक भूल भुलैया का रास्ता खोल देता है और वो सभी उसमें गिर जाते हैं। सातो के साथ तीनों डेमी ह्यूमन लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। वो उन्हें बताता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें एक एक नाम भी देता है, क्योंकि उनके पुराने मास्टर को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो डॉग जैसी दिखने वाली लड़की का नाम पूची, बिल्ले जैसी दिखने वाली लड़की का नाम टामा और बड़ी लड़की का नाम लीसा रखता है और उन्हें कपड़े, दवाइयाँ और खाना देता है, जिस वजह से वो उसे अपना नया मास्टर मान लेती हैं। सातो अपनी मैप स्किल का इस्तेमाल करके जीना और सैनिकों का पता लगाता है। वो उन्हें ढूंढने जा रहा था, लेकिन लड़कियां नहीं चाहती थी कि वो उन्हें अकेला छोड़े, जिस वजह से वो उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। वो लीसा को तलवार देता है और खुद के पास एक जादुई बंदूक रख लेता है। वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं और तभी उन्हें एक बड़ा सा कीड़ा मिलता है। सातो किनारे से उस पर हमला करता है और उसको गोलियों से छल्ली कर देता है। उसके बाद वो कीड़े की बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं और सातो उसके शरीर के हिस्सों से हथियार बनाता है। तो वहीं लीसा उसके दिल को निकाल लेती है और बताती है कि वो काफ़ी महंगा है। असल में हर लड़की इस काम में माहिर होती है। सातो उस कीड़े से बना भाला लीसा को दे देता है और लीसा अपनी तलवार तामा को दे देती है। सातो दोनों की जंजीरों को तोड़ देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कैटरपिलर मॉन्स्टर मिलता है जिसे सातो अधमरा कर देता है और तामा और लीसा से उसे एक एक बार मारने को बोलता है ताकि उन्हें भी उसकी एचपी का कुछ हिस्सा मिल जाए। उसके बाद वो पूजी को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे भी एचपी का कुछ हिस्सा मिल सके, लेकिन वो मॉन्स्टर को देखते ही भाग जाती है। सातो मॉन्स्टर को मार देता है और पोची के पास उसे बहलाने जाता है, जिसके बाद उसे टेमर का टाइटल मिल जाता है। वो आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में कई मॉन्स्टर को मार कर खाते हैं, आराम करते हैं और फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन लीसा सातो को स्लाइम को मारना सिखाती है और उसके दिल पर चाकू भोंक कर उसे मार डालती है। मुझे पहले ही से पता था कि लड़कियों को दिल से कोई हमदर्दी नहीं होती। तभी तामा को एक अजीब सी दीवार मिलती है जो कि असल में एक छिपा हुआ दरवाज़ा था। उसके पार जाने पर उन्हें एक मकड़ी का घोंसला मिलता है जिसमें कुछ लोग ककून के अंदर फंसे हुए थे। उनको छुड़ाने का फैसला करता है और एक आदमी हन और एक गुलामों के व्यापारी की मदद करता है। वो लोग मकड़ी के घोंसले से बाहर आ जाते हैं और एक कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां कुछ सैनिक स्लाइम से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सातो लड़कियों से सैनिकों की मदद करने को कहता है और खुद जीना को बचाने चला जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन उनमें से एक पुजारिन उनसे अपनी भावनाएं बाहर निकलने तक रोक कर रखने को कहती है। पुजारिन सभी की चोटों को ठीक कर देती है और सातो जीना को लड़कियों से मिलवाता है। सैनिक दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें खजाने का बक्सा मिलता है, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें से वही एक आंख वाला डीमन बाहर आ जाता है और हंसते हुए बोलता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सैनिक उसे घेर लेते हैं और जिन और जीना अपने जादू से उनकी मदद करते हैं। डीमन अपनी पावर से उन सभी को वश में कर लेता है और सभी सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं। सातो उसके जाल में नहीं फंसता और लड़कियों को बेहोश कर देता है ताकि वो किसी को भी चोट न पहुंचाए। उसके बाद जिन अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करता है और डीमन के इर्द गिर्द आग लगा देता है। हालांकि उसे डीमन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो दूसरों पर अपना काबू खो बैठता है। सातो उसकी मदद करने जा ही रहा होता है कि तभी एक भेड़िया पीछे से उस पर हमला कर देता है और दोनों एक दीवार से भिड़ जाते हैं, जो कि असल में एक खुफिया दरवाज़ा था जिससे वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन सातो को जल्दी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और भेड़िया उसका पीछा करता है। सातो अपनी पवित्र तलवार का इस्तेमाल करता है और भेड़िया को एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन उस तलवार को इस्तेमाल करने की वजह से उसे भी चोट पहुँचती है, इसलिए वो उसे दोबारा से अंदर रख लेता है। उसके बाद वो सबको बचाने के लिए वापस चला जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए।
वो डीमन को पत्थर फेंक कर मारता है जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इसी वक्त जिन और पुजारिन उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि फिर भी उनसे कुछ नहीं हो पाता। डीमन सातो को अपना निशाना बना लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन सातो उनसे बचते हुए उसको दोबारा पत्थर फेंक कर मारता है। डीमन अपनी बची कुची शक्ति से अपने मास्टर को बुला लेता है जो कि 62 लेवल का डीमन लॉर्ड है और डीमन किंग का सबसे खास आदमी है। डीमन लॉर्ड एक आंख वाले डीमन से खुश हो जाता है और इतना अच्छा काम करने के लिए उसको खा जाता है ताकि वो फिर से उसका हिस्सा बन सके। वो गुर्राता है जिससे सभी उड़ जाते हैं, लेकिन सातो, जिन, जीना और लड़कियां सैनिकों को बचा लेती हैं। वो डीमन का सामना करने का फैसला करता है और अपनी पवित्र तलवार बाहर निकाल लेता है। डीमन लॉर्ड भी उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद की शक्ति को कई गुना बढ़ा लेता है। हालांकि ये देखने के बाद कि पवित्र तलवार अभी तक नीली नहीं हुई है, उसे समझ आ जाता है कि तलवार ने अभी तक सातो को अपना मालिक नहीं माना है। डीमन पहले हमला करता है जिसमें वो बिजली को अपने पंजों और यहाँ तक कि पत्थर में बदल देने वाले जादू का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन सातो उन सभी को झेल लेता है। डीमन दोबारा से उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी जीना और बाकी सब उसका ध्यान भटका देते हैं और जैसे ही डीमन उनके ऊपर अपना सबसे दमदार हमला करने वाला होता है तभी सातो अपनी जादुई बंदूक से उस पर गोलियां चला देता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि डीमंस के खिलाफ जादू काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। उसके बाद वो तुरंत अपनी तलवार को अपनी जादुई छड़ी से बदल लेता है और अपनी आँख के गोले बरसाने वाली स्किल को मैक्स कर लेता है। हालांकि आँख के गोले दिखने में काफ़ी छोटे लग रहे थे, लेकिन उसके धमाके को देखकर डीमन लॉर्ड दंग रह जाता है। सातो उस पर गोले बरसा देता है और उसके पीछे आकर एक कटाना निकाल लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डीमन लॉर्ड को मारने के लिए उसे हीरो होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से गॉड किलर का टाइटल है और डीमन की शक्तियां भी लगभग भगवान की शक्तियां जितनी ही थी। वो डीमन लॉर्ड को काट देता है, जिसके बाद सातो को डीमन स्लेयर और लिबर्नेट कॉन्करर का टाइटल मिल जाता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है और वो जीना से मिलता है तो वो देखता है कि उसे सबसे कीमती टाइटल भी मिल चुका है, जो कि छिनार का टाइटल है। मजाक था, वो पहले से छिनार है और अब वो हीरो बन चुका है। उसके बाद वो तीनों गुलाम लड़कियों के पास जाता है और उन्हें आज़ाद कर देता है, इसके बावजूद कि वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। व्यापारी उससे पूछता है कि अगर वो चाहे तो अपने लिए और भी गुलाम खरीद सकता है। हालांकि सातो को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी व्यापारी अपनी आदत से मजबूर 2 गुलाम लुलू और अरीसा को बाहर बुला लेता है। अरीसा उसका नाम एकदम सही बिल्कुल एक जापानीज मॉडर्न लड़की की तरह बोलती है, जिसे सुनकर सातो दंग रह जाता है। पक्का करने के लिए वो जापानीज में उसके कान में फुसफुसाता है कि उसके बालों में मकड़ी फंसी हुई है। अपने शक को हकीकत में देखने के बाद वो उन दोनों को खरीद लेता है और सभी लड़कियां खुद का परिचय देती हैं। एक और अजीब बात यह थी कि अरीसा को उन तीनों डेमी ह्यूमन लड़कियों से कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसकी बहन लुलू तो बोलने से शर्मा रही थी। बाद में सातो उन्हें एक रेस्टोरेंट ले जाता है और खाना खिलाता है और कपड़े दिलाकर एक होटल में ले जाता है। वहाँ मौजूद लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि डेमी ह्यूमंस भी उनके साथ रहेंगे। अरीसा अपने जादू की मदद से उन सभी का ध्यान भटका देती है और सातो को अरीसा की शक्ति के बारे में भनक तक नहीं लगती। पहली वाली तीनों लड़कियां बाहर एक शेल्टर में रहती हैं, तो वहीं लुलू और अरीसा सातो के साथ रहती हैं। उसकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन सातो ने साफ इनकार कर देता है, क्योंकि 3 साल से ऊपर की लड़कियों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लुलू सो जाती है और अरीसा उसे बताती है कि वो बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा उसे चाहिए था और वो उसके साथ रात बिताना चाहती है। वो बताती है कि भले ही अभी वो बच्ची हो, लेकिन उसका दिमाग एक मैच्योर जापानीज लड़की की तरह है, जिसे मरने के बाद इस दुनिया में फिर से जन्म मिला है। ये सुनकर सातो हैरान हो जाता है और अरीसा उसे बताती है कि उसे देखने से लग रहा है कि उसे यहाँ भेजा गया है, न कि मरने के बाद उसने एक बच्चे की तरह यहाँ जन्म लिया है। उसके स्टैट्स पढ़ता और उसे पता चलता है कि उसके पास गुमनाम साम्राज्य की चुड़ैल और 11 साल की पागल राजकुमारी से टाइटल्स हैं और वो मन को काबू करने में माहिर है। सातो उसे पूछता है कि वो एक गुलाम कैसे बन गई, जिस पर अरीसा बोलती है कि वो राजकुमारी बनकर दोबारा से जन्मी थी और अपनी नॉलेज की मदद से उसने प्रजा की रक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम हो गई क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची और किंगडम को हथिया लिया, उसके परिवार को मार दिया और जबरदस्ती उसे गुलाम बना लिया। हालांकि एक दिन डीमंस ने उनके किले पर हमला करके उसे तबाह कर दिया और वो अपनी बहन लुलू के साथ वहां से भाग गई। इसके बाद गुलामों के व्यापारी ने उन्हें ढूंढ लिया। अगले दिन जीना उसे मिलने आती है और 2 लड़कियों के साथ सोते हुए देखकर अंदर से टूट जाती है और रोते हुए वहां से भाग जाती है। सातो भी तुरंत उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए जीना के पीछे चला जाता है। वो खिड़की से कूदता है, उसे पकड़ लेता है और अपनी स्किल्स की मदद से उसे बहला फुसला कर मना लेता है। उसे शॉपिंग कराने जाता है और जब वो वापस आते हैं तो सातो लड़कियों को कपड़े खरीदने और कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए भेज देता है। वो अरीसा को उनका ध्यान रखने को बोलता है और ये देख कर कि सातो अपने गुलामों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, जीना बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि वो एक नया लाउंज ढूंढने जा रहा है ताकि सब लोग एक साथ रह सकें, और जीना भी उसके साथ चलने को बोलती है। वो एक जनरल स्टोर में जाते हैं और नाडी से मिलते हैं, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है। उन्हें कई सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाती है, लेकिन उन सभी में कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसलिए वो थोड़ी देर का रेस्ट लेने का फैसला करते हैं और घूमने चले जाते हैं। मार्केट में वो लड़कियों से मिलते हैं जिन्होंने नए कपड़े खरीद लिए थे और अरीसा ने अपने बाल सुनहरे रंग के करवा लिए थे, क्योंकि वहाँ पर बैगनी रंग को अपशगुन माना जाता था। सातो और जीना एक प्ले देखने जाते हैं और लड़कियां भी उनके साथ थोड़ा अलग तरह का रोमियो और जूलियट देखने जाते हैं। उसमें एक जैम नाम का जादूगर एक राजकुमारी से प्यार करता है, जिसका होने वाला पति जादूगर और उसके परिवार को मार डालता है और आखिर में राजकुमारी भी खुद को मार लेती है। लेकिन उसके बाद जादूगर अपना बदला लेने के लिए मौत के मुंह से दोबारा बाहर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी के होने वाले पति को नहीं मार पाता, क्योंकि इस बार किंगडम का होली नाइट उसे मार डालता है। कहानी का अंत एकदम बकवास था और जैसे ही सातो उसके आगे बैठी हुई महिला को उनका गिरा हुआ रुमाल वापस देने जाता है तो वो उसे असली कहानी बताती है। असल में वो रईस आदमी जिससे राजकुमारी की शादी होने वाली थी, उसने एक आम शादीशुदा लड़की को अपना बनाने के लिए उसे किडनैप कर लिया और जादूगर उस लड़की का असली पति था। असल कहानी में मरे हुए जादूगर ने होली नाइट के आने से पहले ही उस रईस आदमी को खत्म कर दिया था, लेकिन अमीर लोग इस कहानी के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने पैसा देकर इस कहानी को पूरा बदलवा दिया। इस दौरान अरीसा और जीना इस बात को लेकर झगड़ रही थी कि पूरी गलती राजकुमारी की थी और अरीसा को लगता है कि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर सगाई तोड़कर गलत किया।
अरीसा जीना को ताना कसते हुए कहती है कि अगर उसके परिवार ने सातो के बजाय और किसी के साथ उसकी शादी तय करवा दी तब वो क्या करेगी। जिसके बाद जीना कुछ नहीं बोल पाती। सेगा जीना को रोक देती है और सातो जीना को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में उन्हें उसके दोस्त मिलते हैं जो उड़ती हुई चींटी से लड़कर घायल हो चुके थे। वो लोग उसके बारे में बात कर ही रहे होते कि तभी पोची और टामा एक उड़ने वाली चींटी को पकड़ लाती हैं। सातो पूरे एरिया की जांच करता है और उसे उड़ती हुई चींटियों की पूरी फौज उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। शहर के बाहर खड़ी अदृश्य दीवार कुछ चींटियों को तो रोक देती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर चींटियां अंदर घुस जाती हैं। सातो अरीसा से लुलू के साथ छिपने के लिए बोलकर पूची और टामा को इनकी रक्षा करने को कहता है। वो खुद लीजा के साथ दरवाजे की रक्षा करने चला जाता है, जहाँ पहले से जीना और बाकी सब जादुई तीरों से चींटियों से लड़ रहे थे। उनमें से एक चींटी जनरल स्टोर में घुस जाती है और सातो तुरंत नाडी को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी अचानक से मैनेजर वहाँ आ जाती है और नाडी को उठा लेती है और सातो को थैंक्स बोलती है। सातो को पता चलता है कि मैनेजर यूसरा एक एल्फ है जो एक बार में सिर्फ एक ही शब्द बोल पाती है, और जब तक वो बाहर जाता है तब तक सब साफ हो चुका होता है। रात में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी सातो देखता है कि लुलू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो बाहर उसके लिए दवा लेने जाता है और तभी एक गली में उसे शैडो स्टॉकर्स नाम के कुछ मॉन्स्टर किसी का पीछा करते हुए मिलते हैं। वो उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। सातो उनके चाबुक जैसे हाथों के वार से बचकर उन्हें शूट करके एक ही बार में खत्म कर देता है। वहाँ उसे एक रैड सोल्जर जख्मी हालत में मिलता है जो चाहता था कि वो राजकुमारी की देखभाल करे, क्योंकि अब शायद वो बच नहीं पाएगा। सातो फौरन उसे फर्स्ट एड देकर जनरल स्टोर में ले जाता है, जहाँ नाडी और यूसरा बेडरूम से बाहर आ जाती हैं। सातो उनसे बोलता है कि अगर उनकी सिजरिंग हो गई है तो वो उसकी मदद कर दे, क्योंकि उसके साथ उसे कंबल में लिपटी हुई एक लड़की मिया भी मिली है जो कि एक एल्फ है। मिया अपनी आंखें खोलती है और सातो को चमकते हुए देखती है। वो उसे सुंदर बोलती है और फिर से सो जाती है। रैड सोल्जर काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और नाडी डॉक्टर को ढूंढने चली जाती है। अगली सुबह सातो अपने कमरे में वापस आ जाता है और अरीसा को पिछली रात के बारे में सब कुछ बताता है। फ्रेश होने के बाद वो फिर से जनरल स्टोर जाता है और नाडी उसे बताती है कि मिया का माना कम हो गया था, लेकिन वो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। मिया होश में आ जाती है और जब सातो से बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास आत्मा को देखने का स्पेशल टैलेंट है, और बाकी एल्फ्स की तरह वो भी सिर्फ एक बार में एक ही शब्द बोल पाती है। सातो थोड़ी देर बाद बाहर चला जाता है और लड़कियों को उसके बारे में बताता है, जिसके बाद वो भी उसे देखने चली जाती हैं। लड़कियां उसे काफ़ी अच्छे से पेश आती है, लेकिन फिर भी उसे सातो चाहिए था। सातो नीचे आता है और नाडी उससे पूछती है क्या वो एक कार खरीदना चाहता है, और सातो उसे खरीद लेता है। लुलू से चलाना सिखाती है क्योंकि उसने वो पहले भी चला रखी थी। वो भी उससे बात करने में शर्माती है, लेकिन अपनी बहन के बारे में बात करते वक्त खुश हो जाती है। सातो अपने स्किल पॉइंट्स की मदद से ड्राइविंग को मास्टर कर लेता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो देखता है कि उसे दूर से एक शैडो ऑल घूरे जा रहा है। मौसम खराब होने की वजह से वो वापस आ जाते हैं, लेकिन उल्लू शहर तक उनका पीछा करता है। सातो स्टोर के अंदर जाता है और पाता है कि रेड नाइट को होश आ गया है। वो उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि मिया को एक जादूगर ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वो उसके चंगुल से बचकर भाग गई और उनके पास आ गई। वो उसे यहाँ ले आए क्योंकि एक एल्फ होने की वजह से यूसरा उसकी मदद कर सकती थी। उन्हें लिविंग रूम से चीखने की आवाज़ें आती है, तभी कुछ अजीब सा होता है और शैडो ऑल अंदर आ जाता है और तुरंत ही एक जादूगर में बदल जाता है। रैड सोल्जर उस पर हमला करता है, लेकिन जादूगर अपने साइकिक मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें खौफ के मंजर में डाल देता है। सातो भी उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन अरीसा अपनी पावर की मदद से उसे जमा देती है और उतनी देर में सातो अपनी साइकिक मैजिक रेजिस्टेंस स्किल को मैक्स कर लेता है, जिससे उस पर उस जादू का कभी असर नहीं होगा। उसके बाद वो जादूगर के स्टैट्स देखता है और पाता है कि उसका नाम जेम द अनडेड किंग है, जो कि वही नाम था जो उस प्ले में जादूगर का था। वो बोलता है कि वो मिया को वापस ले जाने आया है, हालांकि सातो उसके सामने आ जाता है और कहता है कि वो अपनी दोस्त को ले जाने नहीं देगा, जिस पर जादूगर उसे धमकाते हुए बोलता है कि अगर वो उसे रोक पाए तो रोक ले। सातो फौरन दौड़कर उसे मुक्का मारता है, लेकिन उसका मुक्का जादूगर के आर पार हो जाता है और जादूगर उसे अपनी शैडो की मदद से उठा लेता है। अरीसा हमला करती है, लेकिन उसके हमले का उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शैडो से उस पर हमला करता है, जिसे सातो गोलियों से रोक देता है और यूसरा लड़कियों को बचाती है। सातो अपने हाथों को जमा कर उसकी शैडो को तोड़ देता है और जेम ये देखकर हैरान हो जाता है। इस दौरान अरीसा चोरी चुपके अपनी एक स्किल को चार्ज कर रही होती है और सातो ये समझ जाता है, इसलिए वो जादूगर का ध्यान भटका देता है और मौका मिलते ही अरीसा एक दमदार हमला उस पर कर देती है। हालांकि जादूगर उसे एन वक्त पर रोक देता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो हमला काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो थक कर वहीं बेहोश हो जाती है, और जैसे ही उसके बाल वापस से पर्पल होने लगते हैं तभी जेम को समझ आ जाता है कि वो भी असली दुनिया से वहाँ आई है। वो सातो से बोलता है कि उसे उस लड़की को वो जादू इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए, नहीं तो वो देवताओं द्वारा भस्म कर दी जाएगी। बिना चेतावनी दिए वो मिया को पकड़ लेता है और सातो से ये बोलते हुए ज़मीन के अंदर चला जाता है कि अगर उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो उसका क्रेडल तक पीछा करे। बिना दूसरी बार सोचे सातो भी अंदर कूद जाता है और खुद को पूरे अंधेरे में पाता है, जहाँ पर उसकी मैप सर्च स्किल काम नहीं आती। वो ध्यान लगाकर इतनी ज़्यादा एनर्जी छोड़ता है जिससे वहाँ का अंधेरा गायब हो जाता है और वो वहाँ से निकलकर एक पैलेस में आ जाता है। जेम ये देखकर दंग रह जाता है कि वो अपने आप ही एक शैडो प्रिजन से बाहर निकल गया। हालांकि वो ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि सातो क्रेडल के बॉस रूम में है और सिर्फ वही इंसान वहां आ सकता है जिसने क्रेडल के सभी चैलेंजेस को पार किया हो, जिसके बाद ही वो आदमी उसे चुनौती देकर एक हीरो का टाइटल जीत सकता है। उसके बाद वो चुटकी बजाकर सातो को टेलीपोर्ट करके बाहर भेज देता है, जहाँ उसे हर जगह सिर्फ ऊंची पहाड़ियाँ और एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसे टोयास क्रेडल कहते हैं। सातो उसके दरवाजे तक जाता है और बाहर लगी नोटिस को पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो एल्फ्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी है और दूसरे जानवर खुद के जोखिम में ही अंदर घुसे। सातो पूरे कॉन्फिडेंस से अंदर घुस जाता है और शुरुआत में उसे लेवल 1 का एक गॉब्लिन मिलता है, जिसे वो ठूसा मारकर खत्म कर देता है। उसे ये पता चलता है कि उस पेड़ में 200 फ्लोर्स हैं और वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा मॉन्स्टर्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा। खुद एक गेम डेवलपर होने की वजह से उसे पता था कि उसमें कोई ना कोई हिडन इवेंट जरूर होगा, और तभी उसे झाड़ियों में छिपी लेवल 21 की एक ड्राइड मिलती है।
मेरी तरह उसकी एनर्जी भी हर वक्त बहुत कम रहती थी और यहाँ तक कि उसे तो सातों से लड़ने तक का मन भी नहीं करता। हालांकि सातों उसे पसंद आ जाता है और वो उसे किस करके उसका थोड़ा सा माना चुरा लेती है और बदले में उसके लिए उस एल्फ टॉया की लैब का दरवाज़ा खोल देती है जिसने वो क्रिडल बनाई है। सातों उसकी डायरी पढ़ता है, उसे पता चलता है कि उस जगह को जवान एल्फ्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था ताकि वो तहखानों में लड़ सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया जिस वजह से उसे बंद करना पड़ा। टॉया मिया और यूजुरा की फैमिली से था, जिसे सातों को समझ आ जाता है कि इसी वजह से उन्होंने मिया को किडनैप किया होगा। वो बाहर आता है और डैड से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ फ्लोर ऊपर भेज सकती है। वो उससे एक मशरूम के घेरे पर आने को बोलती है जो उसे सीधा 100वें फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही सातों गार्डियन नेट के 100वें फ्लोर पर पहुंचता है तो वहाँ उसे 3 सुंदर लड़कियाँ और एक बड़ा सा आयरन गोलम मिलता है। वो 5, 6 और 7 नाम की लड़कियाँ अपनी तलवार निकाल लेती हैं और उससे बोलती हैं कि उसे अगले फ्लोर पर जाने के लिए उस आयरन गोलम को हराना पड़ेगा। वो गोलम के माथे पर ईमेथ शब्द लिखा हुआ देखता है और तुरंत अपनी बंदूक से शब्द की शुरुआत में लगे ई को मिटा देता है, जिससे उसका कुछ मतलब निकल कर आए। और असल में वही गोलम की कमजोरी होती है और इसलिए वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है। तीनों लड़कियां ये देखकर दंग रह जाती हैं और 7वीं नंबर वाली लड़की आगे आकर बाकी दोनों से वहाँ से भागने को बोलती है। वो तीनों एक साथ बर्फ के तीरों से उस पर हमला करती हैं और जैसे ही सातों उनसे बचता है उसी पल नंबर 7 अचानक से उस पर वार कर देती है। सातों उसे एक मुक्के में बेहोश कर देता है और यही मौका देखकर बाकी दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। वो लड़की को लिटाकर इन्वेंट्री से ज़रूरत का सामान उठा लेता है और अगले फ्लोर पर चला जाता है। उस पर उसे एक ड्रैड लगभग अधमरी हालत में मिलती है, लेकिन जब उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है और किस करके अपना माना देता है तब वो खुश होकर उसे 180वें फ्लोर पर भेज देती है। वहाँ वो कुछ बड़े कीड़ों से लड़ता है और अपने बर्फीले भाले से एक ही बार में उनका सफाया कर देता है। हालांकि उसके हमले से पेड़ में छेद हो जाता है। वो बाहर जाता है और थोड़ी देर नज़ारे का लुत्फ उठाने के बाद बॉस स्टेज के लिए आखिरी फ्लोर पर चला जाता है। ज़ैम ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो कितनी जल्दी वहाँ पर आ गया। हालांकि उसे लड़ने से पहले ज़ैम सातों को बताता है कि उसे एक ताकतवर एनिमी को हराना होगा, जिसके बाद उसे हीरो ऑफ लॉस्ट सीक्रेट सोर्ड का टाइटल और उसे चुनौती देने का मौका मिलेगा। जादूगर कई सारी लड़कियों और आयरन गोलम को समन कर लेता है। सातों देखता है कि वहाँ नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक लड़कियाँ मौजूद थीं, बस नंबर 7 नहीं थी। ज़ैम उस पर तरस खाते हुए बोलता है कि इस तरह तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो सभी के लिए मुकाबले को बराबर कर देता है। वो उन दोनों की शक्तियों में बैरियर लगा देता है, लेकिन सातों का सिस्टम उसे तोड़ देता है। उसके बाद जादूगर जादुई एलिवेटर की मदद से ऊपर चला जाता है और बोलता है कि उसे मिया को बचाने के लिए उन्हें हराना होगा। हालांकि सातों कुछ करने की सोच पाता उससे पहले ही लड़कियां उस पर अपने बर्फीले तीरों से हमला कर देती हैं। गोलेम भी अपने हाथों और पैरों को जादू की मदद से ताकतवर बनाकर उस पर धावा बोल देते हैं। सातों अपना भाला निकाल लेता है और आयरन गोलेम को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं। वो उनसे अपने भाले से नहीं लड़ पा रहा था, इसलिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। उछल करके तीरों को रोकते हुए उन पर वर्लपूल किक से हमला कर देता है। हालांकि इतना मारे जाने के बाद भी वो फिर से उठ जाती हैं और उसके भाले को बीच से तोड़ देती हैं। सातों भी अपनी जादू की मदद से उनके हथियारों को तोड़ देता है। आखिर में नंबर 1 बचती है और जैसे ही वो उस पर हमला करती है, सातों सिर्फ एक मुक्के में उसे नॉकडाउन कर देता है और बेहोश होने से पहले वो उससे उसकी मास्टर की आखिरी विश पूरी करने की रिक्वेस्ट करती है। सातों ज़ैम के पास जाता है जो उसकी तारीफ करता है और वादे के मुताबिक उसे होली स्वॉर्ड भी दे देता है, जिसके बाद सातों उससे उसकी विश के बारे में पूछता है। ज़ैम उसे बताता है कि उसे ऐसे हीरो की तलाश थी जो उसे मार कर उसे कभी न खत्म होने वाले दर्द का अंत कर सके। वो उसे अपनी कहानी के बारे में बताता है जब वो अपनी पहली जिंदगी में धोखे से मर गया था, इसलिए देवताओं ने उसे इस दुनिया में दोबारा से जन्म दिया। यहाँ उसके साथ सब कुछ एकदम सही चल रहा था, तभी एक बेरहम रईस आदमी ने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया और अपना मकसद हासिल करने के बाद उसे मार दिया। हालांकि वो देवताओं के आशीर्वाद की वजह से वहाँ पर आया था, इसलिए उसे मौत नहीं मिली और उसने द अनडेड विज़र्ड बनकर उसे उसके पूरे परिवार के साथ मौत का घाट उतार दिया। हालांकि अपना बदला लेने के बाद जब उसने खुद को मारने की कोशिश करी तो देवताओं के आशीर्वाद की वजह से वो खुद को नहीं मार पाया, इसलिए वो चाहता है कि कोई हीरो उसे मार दे ताकि वो स्वर्ग में अपनी बीवी से दोबारा मिल सके। सातों उसकी चाहत को पूरा करने का फैसला करता है और उस पवित्र तलवार से ज़ैम पर वार करता है। ज़ैम खुशी के मारे हंसने लगता है, ये सोच करके वो फिर से अपनी वाइफ से मिल सकेगा। उसे गायब होते उसके शरीर से एक अंगूठी नीचे गिरती है और जैसे सातों उसे उठाता है तो उसे 2 बच्चों की आवाज़ें आती हैं जो जादूगर की राख के ऊपर बने धुएं की गुब्बारों से आ रही थी। वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि वो उससे दोबारा मिलेंगे। सातों बिना कुछ सोचे धुएं को हटा देता है। तभी क्रेडल का सिस्टम बताता है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुका है और सातों मिया को जगाने लगता है। वो देखता है कि जादूगर ने पहले से उसे घर भेजने का बंदोबस्त कर रखा था। सातों उसके साथ भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे उन लड़कियों के बारे में याद आता है, इसलिए वो मिया को उठाकर उन सभी के बगल में लेटा देता है। उनके वहाँ से बाहर जाते ही सातों उनसे वादा करता है कि वो उनसे बाहर मिलेगा। वो तुरंत नंबर 7 को ढूंढने चला जाता है और तभी पूरा पेड़ टूट कर नमक में बदलने लगता है। वो एक शॉर्टकट लेता है और पेड़ से बाहर कूद जाता है, इसलिए वो समय पर नंबर 7 को ढूंढ लेता है और उसे ड्रायड के पास ले जाता है, जो उन्हें कुछ सीड्स और जादू के बदले पेड़ से बाहर टेलीपोर्ट कर देती है। हालांकि वो अभी भी सुरक्षित नहीं होते क्योंकि पेड़ से निकल रहे नमक की लहर बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। सातों लड़की को उठाकर बहुत तेजी से भागता है। वो पानी के ऊपर भागते हुए सोचता है कि हो सकता है कि स्टीम की वजह से नमक की लहर कुछ समय के लिए रुक जाए, इसलिए वो जितने हो सकते थे उतने फायरबॉल्स पानी में छोड़ देता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है और नमक की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो अपनी लड़कियों के पास वापस आ जाता है जिन सभी को उसकी चिंता हो रही थी, खासकर लीसा और अरीसा को, जो कि उसे देखने के बाद रोने तक लगती हैं। तभी सातों को ज़ैम की कही हुई वो बात याद आती है जब उसने अरीसा को वो जादू इस्तेमाल करने से रोकने को बोला था, इसलिए वो उसे चुप कराता है। बाकी लड़कियां भी रोने लगती हैं और तभी मिया और यूसरा उससे मिलने आ जाती हैं।
यूज़रा एल्स की रानी होने के नाते मिया को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद जेम की लड़कियां उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद बोलती हैं और कहती हैं कि सातों की सर्वेंट बनने से पहले वो अपने मास्टर की वाइफ की कब्र पर जेम की अंगूठी रखने जाएंगी और इस दौरान नंबर 7 उसके पास रहेगी क्योंकि वो स्टोन पेपर सीजर्स में जीत गई। जीना को भी उसे देखने के बाद जान में जान आती है और वो भी रोने लगती है, लेकिन तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो फिर से मिया को एल्फ विलेज छोड़ने के लिए बाहर जा रहा है। वो उसे वादा करने को बोलती है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आएगा और साथ उसे वो इयरिंग्स दे देता है जो जीना को पहले बाजार में पसंद आई थी। निकलने की पूरी तैयारियां हो जाती है और सभी लोगों को अलविदा बोलने के बाद सातों और लड़कियां एल्फ विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि जीना उनके साथ नहीं आई थी इसलिए वो थोड़ा सा दुखी था, लेकिन आखिर में वो भी उसके पीछे पीछे उसे अलविदा कहने आ जाती है और बताती है कि अगले साल उसका बड़ा भाई सत्ता में आ जाएगा और उसने उसे वादा किया है कि उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकती है। वो सातों से पूछती है कि क्या वो उसके बाद उसे अपने साथ ले जाएगा, जिस पर वो हाँ बोल देता है। अब वो फाइनली मिया को खलीफा तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इतनी लड़कियों के साथ होने की वजह से सातों जीना को लेकर दुखी रह ही नहीं सकता था क्योंकि वो हर चीज़ से उसका मन बहला देती थी। वो सभी सफ़र के खूब मज़े ले रहे थे और एक दिन पोची और टामा शिकार करने की वजह से गंदे हो जाते हैं, इसलिए वो उनको साफ करने के लिए एक स्पेल बनाने की कोशिश करता है। सातों गाड़ी में जाता है और उसे पता चलता है कि अब उसके पास जीना के जादू की किताबें हैं। वो उन्हें पढ़कर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी भाषा बिल्कुल उसकी जानी पहचानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी थी। वो साफ सफाई करने वाली स्पेल बना लेता है, हालांकि मेरे हिसाब से उसको नहलाना ज़्यादा आसान रहता। अगले दिन जब टामा फिर से गंदी हो जाती है तो सातों मिया के साथ मिलकर उस स्पेल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन जादू पूरा उल्टा पड़ जाता है और टामा एक बम की तरह वहीं फट जाती है। मजाक था, स्पेल सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद वो कुछ रैट सोल्जर्स को बजाते हैं जो मिया की रक्षा करते हुए पकड़े गए थे। रात में जब सभी लड़कियां सो रही होती है और सातों बाहर रखवाली कर रहा होता है, तब वो अपनी स्टोरेज और आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसमें वो पाता है कि उसके अंदर रखी हुई चीज़ कभी भी खराब नहीं होती और वैसी की वैसी बनी रहती है। अगले दिन रास्ते में उन्हें कुछ रैटमैन मिलते हैं जो मिया को बचाने के लिए सातों को शुक्रिया बोलते हैं और अपनी दोस्तों की कब्र के पास ले जाते हैं जिन्होंने उसे बचाने में अपनी जानें गंवा दी। वहाँ मिया उनके लिए दुआ करती है और गाना गाकर उनकी आत्मा को शांति पहुँचाती है। उसके बाद उनका लीडर सातों को तोहफे के तौर पर एक बेल देता है जिससे कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वो मदद के लिए रैट सोल्जर्स को बुला सकता है। सातों लड़कियां अपना सफ़र जारी रखते हैं और अगले दिन रास्ते में उन्हें एक रईस आदमी अपने घोड़े के साथ एक आम आदमी को लात मारते हुए दिखाई देता है जो उसे गाली देकर वहाँ से चला जाता है। लीसा उसे याद दिलाती कि वो वही गार्ड है जिसने एक बार उनसे मॉन्स्टर का दिल चुराने की कोशिश करी थी। सातों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो हीलिंग पोशन से उनकी मदद करने चला जाता है। अरीसा उससे थोड़ा सा उनके लिए भी बचाने को बोलती है। सातों उसकी बात मान जाता है और वो लंच करते वक्त दवाइयाँ बनाना सीखते हैं। किताबों की मदद से और अपनी एल्केमी स्किल को मैक्स करने के बाद सातों एक बहुत दमदार हीलिंग पोशन तैयार कर लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उसे उन्हें स्पेशल बॉटल्स में रखना होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो उन्हें अपनी स्टोरेज आइटम्स में रख लेता है। रात में सातों कुछ मैजिक आइटम्स बनाने में अपना हाथ आजमाता है और सबसे पहली चीज़ एक सर्किट बनाता है। अरीसा उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि वो क्या करता है। हालांकि वो सर्किट कुछ खास नहीं करता था, बस उसके गोले के इर्द गिर्द जादू घूम सकता था। वो उसे उतना पसंद नहीं आता, लेकिन जब सातों उसका इस्तेमाल करता है तो जादू इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फट जाता है। अगले दिन वो पास के एक गांव में कुछ जड़ी बूटियां खरीदने जाता है, लेकिन दुकान पहुंचने से पहले उसे रास्ते में फिर से वही डोंगी रईस आदमी मिल जाता है जो कि अपना भेष बदले हुआ था। दुकान के अंदर ओनर उन्हें बताती है कि उनके पास बोतल्स और बाकी ज़रूरी सामान फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर उसे कुछ खास खरीदना है तो उसके बदले में उसे मॉन्स्टर कोड देना होगा। सातों को पता था कि डिल्डो ऐसे ही खुले में नहीं खरीदा जाता है, इसलिए वो लीसा को वापस भेज देता है और भेष बदलकर दुकान में वापस आता है और मॉन्स्टर कोर के बदले कुछ मैजिक स्क्रोल्स ले लेता है। उसे उनसे कुछ बेसिक नॉन कॉम्बैट स्पेल्स ही मिलती हैं, लेकिन मैप के अनमार्क्ड एरिया में जाने से पहले वो उन्हें सीख लेता है। वो रात में जंगल में घूमता है और एक बहका देने वाले रुकावट को पार कर देता है जिसका उस पर कुछ असर नहीं होता। उसके बाद वो ब्रह्म के जंगल में आ जाता है जो कि असल में चुड़ैलों का इलाका था। जैसे ही वो उस जंगल में घुसता है तभी टेल नाम की एक छोटी डायनासोर मैकेनिकल गोलेम और अपने विच मैजिक से हमला कर देती है। हालांकि सातों उसके सभी हमलों से बच जाता है। मुकाबला हारने के बाद टेल रोने लगती है और अपनी मास्टर को बुला लेती है जो कि वहाँ पर एक बड़ी सी स्पैरो पर बैठ कर आती है। वो बूढ़ी चुड़ैल सातों के सामने अपना सिर झुका लेती है क्योंकि जो बेल सातों के पास थी उससे उसको पता चल जाता है कि वो एल्फ का काफ़ी करीबी दोस्त है। वो उसे अपने घर ले जाती है और अपनी स्टूडेंट की बदतमीजी के लिए सातों से माफ़ी मांगती है। उस वक्त वो पास के शहर के काउंट से की हुई डील के बदले उनके लिए स्पेस बना रही थी और जब सातों से कुछ रेसिपीज सिखाने को बोलता है तो वो कुछ सामान लाने के बदले उसे रेसिपीज सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। सातों मान जाता है और चुड़ैल एक चमकीला रास्ता बना देती है। सातों उस रास्ते को फॉलो करके चुड़ैल द्वारा दिए हुए लेटर को जंगल की स्पीड्स को दे देता है और तभी वो चारों तरफ से चमकती हुई तितलियों से घिर जाता है। वो कुछ देर नज़ारों के मजे लेता है और अपने शहर वापस चला जाता है जहाँ अरीसा बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन वो इनमें जाता है और धोखे से कुछ लोगों को किसी के खिलाफ साजिश रचते हुए सुन लेता है। हालांकि उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, बस उसे इतना लगता है कि वो कुछ रईस लोग हैं जो किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो वहाँ एक पॉटर से मिलता है जो पोशंस को रखने की बोटल्स बनाता था, लेकिन वो बोलता है कि उसके लिए कड़े कानून बने हुए हैं और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो बोटल्स बना सकता है और वो है उन्हें खुद से बनाना। जैसे ही पॉटर उसे अपनी वर्कशॉप में बुलाता है तभी अचानक से लड़कियाँ वहाँ आ जाती हैं और सातों को खींच कर अपने साथ ले जाती हैं। अगले दिन वो पॉटर के पास जा ही रहा होता है कि तभी वो मैप में देखता है कि कुछ लोग टेल का पीछा कर रहे हैं। वो कल बने हुए पोर्शंस को ले जा रही थी कि तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लगे। सातों और उसकी लड़कियों से बचा लेती हैं, उसे शहर के अंदर ले आती हैं, लेकिन तभी कोई तेजी से आकर उसे भिड़ जाता है जिससे उसके आधे से ज़्यादा पोर्शंस टूट जाते हैं।
वो रोते हुए बोलती है कि उसे शाम तक 300 पोर्शंस काउंट को भिजवाने हैं ताकि उनका संबंध बरकरार रहे। सातो बोलता है कि पहले उन्हें वो उठा लेने चाहिए जो बच गए हैं। वो दोनों काउंट के असिस्टेंट सिल्वर से मिलते हैं और उसकी आवाज़ सुनते ही और उसके बगल में खड़े स्कैमर को देखकर सातो समझ जाता है कि क्या चल रहा है। वो सिल्वर ही था जो इनमें बैठकर षड्यंत्र रच रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि चुड़ैल अपना वादा तोड़ दे और वो जंगल में हमला करके वहाँ एक शहर बना सके। सातो ये होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो अपनी बातचीत की स्किल्स को बढ़ा लेता है और उसके बनाए हुए हाई क्वालिटी पोर्शंस को लेने पर सिल्वर को मजबूर कर देता है। वो बोलता है कि वो वेद से मिल चुका है और उसे रेसिपी पता है। सातो से लिखित में एग्रीमेंट भी मांगता है। वो लोग बाहर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो स्कैमर ही था जिसने दुकान से सारी बोतलें खरीद ली थी ताकि विच के पास कोई चारा ही ना बचे। वो पॉटर के पास जाते हैं और उसे उसकी वर्कशॉप इस्तेमाल करने के लिए पूछते हैं। पॉटर को पता था कि वो लोग किसी भी हालत में शाम तक 200 बोतलें नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी वर्कशॉप इस्तेमाल करने देता है और सभी लोग बोतलें बनाने में जुट जाते हैं। एक तरफ बोतल बन रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर बन रहा था, लेकिन जब सारी बोतल्स बनकर तैयार हो गई तब पॉटर बताता है कि उन्हें भट्टी में रखने से पहले सूखने के लिए कुछ दिनों तक धूप दिखानी पड़ेगी। उस दिक्कत को मिटाने के लिए सातो एक नई स्पेल बना लेता है और इरिसा उसका इस्तेमाल करके उन्हें अच्छे से सुखा देती है। जब सारी बोतल्स बन जाती है तो पॉटर उन्हें भट्टी में रख देता है, लेकिन तभी स्कैमर फिर से वहाँ आ जाता है और बोलता है कि बोतलों को बिना इजाज़त के बनाना गैर कानूनी है। जिसके बाद वो भट्टी को तोड़कर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि उन्हें अभी भी रात होने से पहले पोर्शंस भिजवाने होंगे। लड़कियाँ रोने लगती हैं और सातो सभी बोतलों को अपनी स्टोरेज में रख लेता है। तभी वो देखता है कि टेल की टोपी असल में एक चिड़िया है जिसकी मदद से वो विच को पूरी कहानी भिजवा देता है। उसके बाद वो अरीसा को स्टोरेजेस के बारे में बताता है और जैसे ही वो उन्हें स्टोरेज से बाहर निकालता है तो तापमान बदलने की वजह से वो टूट जाती हैं। हालांकि सातो इसके बावजूद उन्हें ठंडा करने का एक तरीका खोज लेता है। वो अपने आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करता है जिसमें बोतल रखने के बाद एक एक करके ठंडी हो जाती हैं। वो सभी बोतल पूरी तरह से तैयार कर लेता है और सभी लोग उन्हें लेकर सिल्वर के पास चले जाते हैं। हालांकि जब वो रिसीट साइन करने को बोलता है तब सिल्वर मना कर देता है और सूरज के ढलने का इंतजार करने लगता है ताकि समझौता टूट जाए। लेकिन तभी काउंट खुद वहाँ आ जाता है और बोलता है कि वो रिसीट साइन करेगा। सिल्वर उसे देखकर दंग रह जाता है। काउंट उसे बताता है कि विच ने उसकी हरकतों के बारे में उसे बता दिया है, इसलिए वो तुरंत उसे जॉब से निकालता है। सिल्वर को समझ आ जाता है कि वो हार चुका है, इसलिए वो सीधा काउंट पर हमला कर देता है, लेकिन सातो उनके बीच में आकर उन्हें शांत कर देता है। काउंट उससे पूछता है कि वो उनके बीच में क्यों आया, जिस पर वो बोलता है कि उसे टांग अड़ाने की आदत सी पड़ चुकी है। इसके बाद वो सब कुछ ठीक करके बाहर आ जाते हैं, जहाँ टेल उसे एक लालटेन देती है और विच उसे अपनी दुआएं देती है, जिससे उसे चुड़ैल के दोस्त का टाइटल मिल जाता है। वो अपनी जर्नी जारी रखते हैं और सातो जीना को एक खत भिजवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उनका सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है और जब समय आएगा तो वो उसे वापस लेने आएगा, जिसके बाद वो हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।